नमस्कार। तो हम आते हैं अपनी इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोरफायरिन डिसऑर्डर्स। तो एंजाइम्स का पोरफायरिन डिसऑर्डर्स में क्या रोल है, बेसिकली इस चैप्टर में वो सब एक्सप्लेन किया गया है। अगेन अ डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, ये बुक अराउंड 1940s पब्लिश की गई थी, तो तब तक की जो इन्फॉर्मेशन है और तब तक के जो लेक्चर्स दिए गए थे वेरियस कॉलेजेस में, यूके में, ये मेडिकल कॉलेजेस में, ये वो कंटेन करती है। और हर एक चैप्टर का ऑथर अलग अलग है, क्योंकि हर एक अलग अलग इंसान ने वो लेक्चर दिए थे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो मिस्टर सी रेमिंगटन का कहना है कि जो पोरफायरिन्स की बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है वो 1915 से ज़्यादा व्यू में आई, जब मिस्टर एच फिशर ने दो कंपाउंड्स को आइसोलेट किया था फ्रॉम एक्सक्रीटा ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंजेनिटल पोरफायरिया एंड द पेशेंट वाज नेम्ड मिस पेट्री। और उन्होंने जो दो कंपाउंड्स आइसोलेट किए थे और उनका कैरेक्टराइजेशन किया था, उनका नाम है कॉप्रोपोरफायरिन 1 एंड यूरोपोरफायरिन 1। सो इससे पहले इंक्रीज इन यूरिनरी पोरफायरिन ऑब्जर्व हुआ था कुछ स्टेट्स में, एंड मिस्टर गैरोड एंड गंथर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था उनकी क्लासिकल स्टडीज ऑफ द पोरफायरियाज। लेकिन यूरिनरी पोरफायरिन जो है अभी सोचा जाता था कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है या आइडेंटिकल है हिमैटोपोरफायरिन से, जो कि हिमैटोपोरफायरिन बेसिकली एक केमिकल आर्टिफैक्ट है जो प्रोड्यूस होता है जब ब्लड को ट्रीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो वो उससे पहले कि ये कंपाउंड्स आइसोलेट हुए, उससे पहले यूरोपोरफायरिन को बहुत सिमिलर समझा जा रहा था हिमैटोपोरफायरिन से। सो 1915 से 1945 के बीच में, यानी 30 ईयर्स तक, मिस्टर फिशर ने अपना जो पोरफायरिन केमिस्ट्री पे जो अपना एक बहुत बड़ी इमेंस बिल्डिंग उसकी रिसर्च करके बनानी शुरू की, लेकिन उसमें बायोकेमिकल एडवांस बहुत कम हुआ, यानी एंजाइम्स का रोल इन्वेस्टिगेट बहुत कम हुआ। सिर्फ लास्ट डिकेड में कह सकते हैं कि 1935 से 1945 के बीच में थोड़ा सा एंजाइम्स के ऊपर ध्यान देना शुरू हुआ, जब ये पता चला कि हीम बायोसिंथेसिस की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और जब वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी तो एंजाइम का रोल भी सामने आने लगा, एक क्लियर आइडियाज़ निकलने लगे पोरफायरिन्स और हीम सिंथेसिस के बीच में और उसके डिग्रेडेशन के बीच में। और ये एडवांसमेंट्स इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल यूज़ ऑफ आइसोटोप्स हो रहा था, यानी एंजाइम्स के रिलेशन में आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। हीम सिंथेसिस यानी बेसिकली जो हीम मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है बोन मैरो में, लिवर में और बहुत सारी बॉडी की सेल्स में, उसको यहाँ पे हीम बायोसिंथेसिस कह के रेफर कर दिया है। तो इस हीम बायोसिंथेसिस का बेसिक आउटलाइन मिस्टर रेमिंगटन ने अपने लेक्चर्स में थोड़ा प्रेजेंट किया, जितनी इन्फॉर्मेशन उस वक्त अवेलेबल थी। अभी हमें डेफिनेटली वो साइकिल पता है, तो जैसे इसमें बताई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया कि ग्लाइसिन एंड द डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड, जिसको उस वक्त उन्होंने सोचा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, जो कि आज हमें डेफिनेटली पता भी है कि वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, वो कंबाइन होके फॉर्म करते हैं डेल्टा अमीनो लीव्यूलिक एसिड यानी ALA। और उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम डेल्टा अमीनो लीव्यूलिक एसिड डिहाइड्रेज, दो ALA मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके एक सब्स्टिट्यूटेड मोनोपाइरोल पोरफोबिलिनोजन बनाते हैं। पोरफोबिलिनोजन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जो उन पेशेंट्स में पाया जाता है जो अक्यूट पोरफायरिया से सफ़र करते हैं। उसके बाद एंजाइमिक स्टेप्स कंबाइन होने के बाद चार मॉलिक्यूल्स ऑफ पोरफोबिलिनोजन combine होते हैं in such a way that first porphyrin ring is formed, and the first porphyrin is almost certainly either uroporphyrin 3 or is very closely related to uroporphyrin 3.
So now we know that this molecule which was regarded similar to uroporphyrin 3 is actually uroporphyrinogen 3. सो उसके बाद बताया उन्होंने कि सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं जो पोरफायरिन 3 को कन्वर्ट करते हैं या यूरोपोरफायरिन 3 लाइक कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं कॉप्रोपोरफायरिन 3. और ये सोचा उन्होंने कॉप्रोपोरफायरिन 3 है जो अभी हम कंसिडर करते हैं बेसिकली कॉप्रोपोरफायरिनोजन 3. और फिर उन्होंने आगे साइकिल एक्सप्लेन की कि जब एलिमिनेशन होता है 4 हाइड्रोजन एटम्स का फ्रॉम साइड चेन्स टू प्रोटोपोरफायरिन, द पोरफायरिन विच व्हेन कंबाइंड विद आयरन फाइनली फॉर्म्स हीम विच इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, कैटलेज एक्सेट्रा. ये साइकिल उन्होंने उस वक्त एक्सप्लेन की. और अभी हमें पता है कि वो जो पोरफायरिन उन्होंने कंसिडर किया था उसकी जगह पर अभी पहले बनता है प्रोटो porphyrinogen 3rd and then protoporphyrinogen 9th and then finally heme, जिसको उन्होंने पहले ही पोरफायरिन कंसिडर कर लिया था. सो ये थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस बाद में धीरे धीरे समझ आ गए बट बेसिक जो साइकिल है वो सेम ही रही. तो फाइनली हीम बन गया. अब एंटायर साइकिल उन्होंने केमिकली भी डिस्क्राइब की थी विद मॉलिक्यूल के फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर के साथ. सो अब ये हमने साइकिल समझने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि जो आगे लेक्चर्स होने वाले हैं इनके वो बेसिकली बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोरफायरिन डिसऑर्डर्स के होने वाले हैं. तो पोरफायरिन कहाँ से आता है, क्या कैसे बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी था कंजेंटल पोरफायरिया और रिलेटेड डिजीजेस सच एज अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया तक पहुँचने से पहले. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जेनिटल पोरफायरिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जानी गई उस वक्त. एंड सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. Bye bye.